हाँ जी, 12th क्लास हमारा टॉपिक स्टार्ट लेंगे हम आज। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे अकाउंटिंग प्रोसीजर, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है डिसोल्यूशन के टाइम पे। जब एक फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है या अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके पास थ्योरी में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स में। तो आपने इस क्वेश्चन को 8 मार्क्स की थ्योरी के हिसाब से भी करना है, एज वेल एज इसी के बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी होंगे जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं। तो बहुत ध्यान से समझेंगे आप इसको, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आप जैसे समझ चुके हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब ये होता है कि फर्म बंद कर दी जाती है, फर्म की सारी एसेट्स को बेच दिया जाता है और लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर दी जाती है। यानी ये फर्म बंद होने जा रही है और बंद होने के टाइम सारी संपत्तियां, सारी एसेट्स को बेच दिया जाएगा और उससे जो पैसा आएगा उससे जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं फर्म की वो पेमेंट करके बाकी जो भी बचेगा वो पार्टनर्स को दे के हिसाब किताब कर दिया जाएगा। ये होता है डिसोल्यूशन। तो इसको करने के लिए कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे। पहला अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, मेन जो अकाउंट बनेगा जिसको हिंदी में वसूली खाता कहा जाता है। दूसरा अकाउंट है पार्टनर के लोन अकाउंट बनेंगे। अपने जो पार्टनर हैं उन्होंने भी फर्म को लोन दिया होता है। पार्टनर और फर्म का डिफरेंस तो आपको क्लियर होगा। ए बी सी, सपोज ये तीनों मिल के एक फर्म चला रहे हैं। फर्म का भी कोई नाम ले लेते हैं हम, सपोज हम नाम ले लेते हैं कोई पॉपर्टी नाम की फर्म चला रहे हैं ये, और ये तीन पार्टनर हैं ए बी सी, ये पार्टनर हैं और ये एक फर्म है, ठीक है। अब ये जो पार्टनर हैं कई बार फर्म को लोन भी देते हैं, अपना पर्सनल लोन भी देते हैं। जैसे ए ने लोन दिया हुआ है, बी ने दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, तो उनको फर्म जब बंद होगी तो उनके लोन भी वापस करेगी फर्म, ठीक है ना। तो पार्टनर के लोन अकाउंट। और तीसरे नंबर पे पार्टनर्स की कैपिटल्स, जो उन्होंने पैसा लगा रखा है बिजनेस को चलाने के लिए। और फोर्थ वन है हमारा कैश और बैंक अकाउंट। ये 4 अकाउंट बनाए जाते हैं जब किसी फर्म का डिसोल्यूशन होता है, ठीक है। तो आज हम मेन डिटेल जो इसमें है वो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट की है, बाकी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है जो आपने पहले ना सुना हो ना करा हो। ये नया चीज़ है आपके लिए रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये क्वेश्चन भी बनता है आपका, डिफाइन रियलाइजेशन अकाउंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल और विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो आज हम पहले इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। रियलाइजेशन अकाउंट तो आप समझेंगे रियलाइजेशन अकाउंट क्या है। रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो इसलिए ओपन किया जाता है ताकि डिस्पोज किया जा सके सभी एसेट्स को। डिस्पोज का मतलब होता है एसेट्स को ख़त्म कर देना, एसेट्स को बेच देना, ठीक है, क्योंकि फर्म बंद हो रही है। और मेकिंग पेमेंट टू ऑल द क्रेडिटर, जितने भी लेनदार हैं उन सबकी पेमेंट कर देना, ठीक है। ये होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र का खाता होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, अगर आपको याद हो +1 में आपने रूल किए हुए हैं, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस। डेबिट करना है आपने जितने भी एक्सपेंस हैं और लॉस हैं। और क्रेडिट किसको करते हैं, क्रेडिट करते हैं इनकम को, ठीक है, या गेंस को, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, इनकम होते हैं। तो ये रूल अप्लाई होता है इस अकाउंट पे, क्योंकि नेचर इसका नॉमिनल है। नॉमिनल के अकॉर्डिंग जितने भी अगर आपको फर्म बंद करने पे नुकसान होंगे, लॉसेस होंगे, खर्चे होंगे, वो डेबिट में आएंगे, और जो भी इनकम्स या प्रॉफिट्स होंगे वो क्रेडिट में आएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर करनी है, ये होता क्या है, किस लिए बनाया जा रहा है। सभी एसेट्स को डिस्पोज करने के लिए बनाया जा रहा है और लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने के लिए। ये नॉमिनल अकाउंट है और इसको बनाने का उद्देश्य, आपने क्या बनाने का उद्देश्य है, जितना भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, एसेट्स को आप बेचेंगे, रियलाइज़ कराएंगे, यानी पैसा आएगा, और लायबिलिटीज़ की पेमेंट करेंगे। इस सब को करने के ऊपर जब जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको फाइंड आउट करना इस अकाउंट को बनाने का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसलिए ये बनाया जाता है प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कि फर्म बंद हो रही है, उसके बंद होने पर सभी संपत्तियां बेच दी हैं, सभी लायबिलिटी पे हो गई हैं, उसके बाद जो बचा है, यानी जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है फर्म को, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। अब इसके अंदर कौन कौन सी एंट्रीज बनाई जाएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या किया जाएगा, नंबर 1 क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट। सभी एसेट्स के अकाउंट्स को बंद कर दिया जाए, क्योंकि एसेट्स के अकाउंट को बंद करना मतलब एसेट्स को बेच देना। तो जितनी भी एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर गिवन होंगी, ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सेप्ट, 2 चीज़ें छोड़ देनी है आपने, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। एसेट साइड पे कैश और बैंक का बैलेंस अगर दिया हुआ है, उन दोनों को छोड़ के बाकी सभी एसेट्स को बुक वैल्यू पे आपने इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। बुक वैल्यू क्या होती है, जो बुक्स में लिखी होती है। बुक्स मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दी होगी क्वेश्चन करने के लिए, बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी एसेट्स की वैल्यू लिखी हुई है वो उसकी बुक वैल्यू है। आपने उसी वैल्यू पे इस अकाउंट के अंदर डाल देनी है। सिर्फ 2 एसेट्स को छोड़ना है, कौन कौन सी, कैश और बैंक को छोड़ के बाकी सभी एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है। और इसकी एंट्री क्या होगी ट्रांसफ़र करने की,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ? क्योंकि संपत्ति सिर्फ एक नहीं है, सारी हैं, विविध, अलग अलग, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, सिर्फ कैश और बैंक को छोड़ना है। और कौन सी वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना है। किसके अंदर डाल रहे हो? रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे इसको ट्रांसफ़र कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है। कुछ और बातें ध्यान रखनी है इसको ट्रांसफ़र करते वक्त, एसेट्स को ट्रांसफ़र करते वक्त कुछ मेन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, वो क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है? आपको सिर्फ उन्हीं एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है जिन एसेट्स को कैश में बदला जा सके। मतलब जो एसेट्स मार्केट में बिक सकती हैं, जिसके बदले में कैश मिल जाएगी, सिर्फ उन्हीं एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है। फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं कुछ, जो एसेट साइड पे दी होती हैं, जो कि जिनको नहीं बेचा जाएगा, यानी जिनके बदले में कैश नहीं मिलेगी, जैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इकट्ठे हुए लॉस, जैसे डेबिट बैलेंस, पीएल अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, या फिर डेबिट बैलेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट अकाउंट दिया हुआ है। तो ये 3 तरह के बैलेंसेस हैं, ये फिक्टिशियस एसेट्स मानी जाते हैं। कौन कौन से? डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट नंबर 1, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नंबर 2 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये तीन एसेट साइड में गिवन हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों को आपने ट्रांसफ़र नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसके बदले में कोई कैश नहीं मिलती फर्म को इनको बेचने पर। ठीक है, ये एसेट्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं है, इनको एसेट्स नहीं माना जाता है। ठीक है, बेचने के वक्त, तो इसको आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करना है। बजाय इसके ये एक तरह के लॉसेस होते हैं, इन लॉसेस को आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में डाला जाएगा कि क्रेडिट में डाला जाएगा, तो उसके लिए वही रूल देखिए, क्या ये एक्सपेंडिचर्स हैं कि इनकम्स हैं? ये एक्सपेंडिचर्स हैं, एक तरह के लॉसेस हैं। ये लॉसेस हैं तो लॉसेस डेबिट होते हैं हमेशा, तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी आपकी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। जो भी चीज़ आप उनके अकाउंट में डाल रहे हैं, पीएल बैलेंस है या डेफर्ड रेवेन्यू है या एडवर्टाइजमेंट है, वो आपने उनके डेबिट में ट्रांसफ़र कर देना, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आ गया समझ? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है, इन एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं करना है। सेकंड पॉइंट आपका जो मेन ध्यान रखना है एसेट ट्रांसफ़र करते वक्त, वो क्या है? सेकंड पॉइंट, अगर किसी भी एसेट के ऊपर कोई प्रोविज़न बना हुआ है एसेट साइड पे, जैसे डेटर्स पे बना होता है ना, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, या फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, तो आपको एसेट्स को जो ट्रांसफ़र करना है वो उनकी ग्रॉस वैल्यू पे करना है। यानी प्रोविज़न घटाने के बाद जो वैल्यू आती है उस वैल्यू पे नहीं, जो उसकी टोटल वैल्यू होगी प्रोविज़न घटाने से पहले वाली, उस वैल्यू पे ट्रांसफ़र करेंगे। और देखें, प्रोविज़न जो होगा, प्रोविज़न को आपने क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र कर देना है रियलाइजेशन की। एसेट की वैल्यू को, टोटल वैल्यू को आपने डेबिट में ट्रांसफ़र कर देना है, और जो प्रोविज़न का अमाउंट है, जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेट का या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का, उस अमाउंट को क्रेडिट में डाल देना है। तो ऑटोमेटिकली एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। एसेट की वैल्यू आपने, जैसे एग्जांपल से देखिए, अगर सपोज करो टोटल डेटर 50,000 के हैं और प्रोविज़न 4,000 का है, तो ये 50,000 तो डेबिट में डाल दोगे आप पूरी वैल्यू, और जो 4,000 का प्रोविज़न है ना, उसको क्रेडिट में डाल दोगे। ऑटोमेटिकली एसेट के अंदर 46,000 ही बचेंगे। ये एक तरीका है इसको करने का। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी? देखो, रियलाइजेशन की डेबिट साइड में डेटर ट्रांसफ़र करोगे पूरी वैल्यू से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, और जो प्रोविज़न है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? रियलाइजेशन की क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दो। आए समझ? तो ये तो सिर्फ एक की बात करी मैंने एग्जांपल के बेस पे, और भी कई प्रोविजंस हो सकते हैं, वो सारे के सारे आपने रियलाइजेशन की क्रेडिट में ट्रांसफ़र करने होते हैं। इनको लायबिलिटी माना जाता है। एसेट्स डेबिट में आती हैं और लायबिलिटीज़ क्रेडिट में आती हैं। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, या मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो ये सारे के सारे आपके रियलाइजेशन की क्रेडिट में आएंगे, क्योंकि ये लायबिलिटीज़। ये सेकंड मेन पॉइंट था एसेट को ट्रांसफ़र करते वक्त। थर्ड मेन पॉइंट है कैश और बैंक बैलेंस को ट्रांसफ़र नहीं करना, ये मैंने पहले भी बता दिया। फोर्थ, एसेट्स को जो ट्रांसफ़र करना है हमेशा किस पे करना है? बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना है आपको। एसेट्स को कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना है आपको? बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो 4 मेन बातें एसेट्स को ट्रांसफ़र करते वक्त। नंबर 1 क्या था? सिर्फ उन्हीं एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे जिसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिक्टिशियस एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। नंबर 2, अगर किसी एसेट्स पे प्रोविज़न है तो प्रोविज़न क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और एसेट की फुल वैल्यू डेबिट में आ जाएगी। थर्ड,
कैश और बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करना है। फोर्थ, एसेट्स को जो ट्रांसफ़र करना है वो हमेशा बुक वैल्यू पे यानी बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू है सिर्फ उसी वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका रियलाइजेशन का, जिसमें आपने एसेट्स को ट्रांसफ़र किया है और एसेट को ट्रांसफ़र करते वक्त आपने 4 मेन बातों का ध्यान रखा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेन पॉइंट जो होगा आपका वो ये होगा, अब आप लायबिलिटीज़ के अकाउंट क्लोज करेंगे। एसेट सारी, बैलेंस शीट की एसेट सारी ट्रांसफ़र हो गई हैं। ठीक है, रियलाइजेशन में अब लायबिलिटीज़ जो दी हुई हैं बैलेंस शीट के अंदर वो सारी भी ट्रांसफ़र होनी है। वो उल्टा साइड, क्रेडिट साइड, उसकी एंट्री क्या होगी, सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और जैसे एसेट को ट्रांसफ़र करते वक्त कुछ बातें ध्यान रखनी थी, वैसे ही लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते वक्त भी कुछ बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, सिर्फ उन्हीं लायबिलिटीज़ को जो कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड है उनको ट्रांसफ़र करना है। थर्ड पार्टी मतलब बिजनेस के बाहर के लोग, फर्म के बाहर के लोग, पार्टनर्स नहीं, बाहर के लोग। ठीक है, जैसे क्रेडिटर हो गया, बीपी हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, और बाहर के लोन हो गए, प्रोविडेंट फंड हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, अपने पार्टनर की वाइफ, मतलब ए नाम का पार्टनर है उसकी वाइफ आउटसाइडर ही हो गई ना, उससे भी लोन लिया हुआ है फर्म ने, तो इन सबको पेमेंट सबसे पहले आपने करनी है। तो इनसे रिलेटेड लायबिलिटीज़ ही ट्रांसफ़र होंगी, मतलब आउटसाइड पार्टी की लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर देंगे आप क्रेडिट साइड पे। और उसके बाद नंबर 2, अपने पार्टनर के लोन को ट्रांसफ़र नहीं करते रियलाइजेशन अकाउंट में। जो अपने पार्टनर ने ही फर्म को लोन दे रखा हो, जैसे ABC 3 पार्टनर है, तो ए ने, बी ने, सी ने अगर लोन दिया हुआ था फर्म को, वो भी तो लायबिलिटी साइड ही गिवन होगा ना आपको, बैलेंस शीट की लायबिलिटी तो है वो, लेकिन वो लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टी नहीं है, उसका अकाउंट हम अलग से बनाएंगे अपने पार्टनर का लोन अकाउंट। लेकिन थर्ड पार्टी से लोन लिया हुआ है बाहर के लोगों से, उसको ट्रांसफ़र हम कर देंगे। ठीक है, और थर्ड नंबर पे अगर कोई लायबिलिटी साइड पे और क्या गिवन हो सकता है, लायबिलिटी साइड पे थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज़ हम ट्रांसफ़र कर देंगे, अपने पार्टनर के लोन को नहीं करेंगे। और तीसरा एक चीज़ और दी हो सकती है, वो क्या दिया हो सकता है, कुछ रिजर्व्स वगैरह भी दिए होते हैं लायबिलिटी साइड पे। बैलेंस शीट को अगर आप याद करें, आपने +1 में पढ़ा है, कई चीज़ों में हमने बैलेंस शीट बनाई थी, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स दिए होते हैं, जैसे जर्नल रिजर्व दिया होता है, रिजर्व फंड दिया होता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ PL दिया होता है। इन सबको भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते, ये प्रॉफिट का हिस्सा होते हैं, तो ये लायबिलिटी नहीं होते, ये प्रॉफिट का हिस्सा होते हैं। इनको पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अब ये सारी प्रॉफिट्स हैं, तो प्रॉफिट्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी आपकी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, PL अकाउंट डेबिट, और अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जैसे वहाँ पे भी था ना, एसेट्स में कुछ एसेट्स दी हुई थी, फिक्टिशियस एसेट्स, वो भी पार्टनर्स को दे दी थी। और ऐसे ही यहाँ पे प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, ये रिजर्व वगैरह दिए हुए हैं, ये भी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। वो लॉसेस थे इसलिए कैपिटल अकाउंट की डेबिट में गए थे, ये सारे के सारे प्रॉफिट्स का हिस्सा हैं, इसलिए ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में जाएगा। जब आप फुल फ्लैज न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आ गया समझ? 2 पॉइंट हो गए हमारे रियलाइजेशन के। पहले हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा कि एसेट्स का कैसे कैसे डील करना है, फिर हमने लायबिलिटी के बारे में पढ़ लिया। लायबिलिटी की भी 3 बातें ध्यान रखनी थी, वो मैंने आपको बता दी। अब जाएंगे, अब आपकी एसेट्स भी ट्रांसफ़र हो चुकी हैं और सारी लायबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। ये तो आपको पता लग गया, आपने रियलाइजेशन के अंदर क्या किया, बैलेंस शीट में से सारी एसेट्स ट्रांसफ़र कर दी, सारी लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर दी। रियलाइजेशन अकाउंट है क्या एक्चुअली, वो एक क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट एक वसूली खाता। यहाँ पे एसेट्स को बेचा जाएगा इस अकाउंट के अंदर और लायबिलिटी का भुगतान किया जाएगा, यानी ये वसूली की जाएगी यहाँ पे। अब आपके इसके अंदर सारी संपत्तियाँ और सारी लायबिलिटीज़ जा चुकी हैं। अब क्या किया जाएगा, एसेट्स को बेचा जाएगा। तो एसेट्स को बेचने की 2 एंट्रीज़ हैं आपकी। पहली एंट्री ये है जब एसेट्स को कैश में बेचा जाएगा, यानी फर्म उनको बेच रही है और बाहर लोगों को बेच रही है, और बाहर किसी ने खरीद रही है एसेट्स, कोई और फर्म खरीद रही है या कोई बाहर का बंदा खरीद रहा है और उसके बदले में कैश आ रही है। ठीक है, कैश के बदले में बेची जा रही हैं। तो कैश के लिए आप बेटा कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, कैश या बैंक एंट्री में। ठीक है, तो कैश या बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब वैसे देखो, अगर आपको याद हो +1 का रूल, जब हम कोई एसेट को बेचते थे, जैसे सपोज करो लैंड बेचते थे या बिल्डिंग बेचते थे, तो क्या एंट्री बनाते थे, कैश आती थी, कैश अकाउंट डेबिट होता था, और अगर लैंड बेची जा रही थी तो टू लैंड आता था, एसेट का नाम आता था ना। अब ये एसेट किसके अंदर जा चुकी है, रियलाइजेशन के अंदर जा चुकी है, तो अब इसकी जगह नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन का आएगा। तो जो भी संपत्तियां रियलाइजेशन के अंदर जा चुकी हैं उनको बेचते वक्त नाम भी उनका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अगर तो कैश में बेची गई है तो ये एंट्री होगी। अगर सपोज करो कि आपकी फर्म का कोई पार्टनर कहता है ये एसेट तो मैं ले लेता हूँ,
भाई मैं अपने घर ले जाऊँगा, इसका मेरे घर में इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, कैश और बैंक की जगह आप उस पार्टनर का नाम लिख देंगे, भी उस पार्टनर ने टेक ओवर कर लिए, उस पार्टनर ने ले ली है। तो क्या एंट्री होगी आपकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या फ़र्क है दोनों एंट्रियों में, ये बाहर बेची, इसके बदले में कैश आ गई। अब पार्टनर ने ले ली तो कैश और बैंक की जगह पार्टनर का नाम आ गया। जस्ट एसेट तो जाएगी लेजर ने तो क्रेडिट होना ही होना है, ठीक है ना। ये पार्टनर ने खरीद ली है तो पार्टनर का हिसाब किताब बाद में होगा जब उसका कैपिटल अकाउंट बनेगा, इसलिए हमने अभी कैश ना लेके उससे पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख दिया। क्लियर, ये था थर्ड पॉइंट, एसेट्स को बेच दिया। अब हमने पहला काम क्या करना होता है, एक चीज़ और थी इसके अंदर, एक छोटा सा पॉइंट आपको गिवन मिलेगा। अगर सपोज करो एक एसेट आपने गिवन अवे टू क्रेडिटर, कोई लेनदार था फर्म का, मतलब जो उसने फर्म से पैसा लेना था और तो उसके पैसे को पूरा देने के लिए या थोड़ा देने के लिए वो कहता है कि ये मुझे एसेट दे दो, भाई इस फर्म की एक मुझे एसेट दे दो, ये एसेट मुझे पसंद है, तो भाई मेरी पेमेंट जो है इसमें से एडजस्ट कर लेना। एग्जांपल जैसे 1 लाख रुपया फर्म ने किसी को देना था और इतने का स्टॉक पड़ा था, 80,000 की बुक वैल्यू का स्टॉक पड़ा था बैलेंस शीट में। वो क्रेडिटर कहता है मैं 80 वाला स्टॉक 70 में बेचते हो तो मेरे को दे दो, ठीक है, और बाकी मेरी कैश दे दो। यानी 1 लाख के बदले में जो 1 लाख उसने लेना था, 70,000 का तो माल ले गया वो, और 30,000 वो कैश ले लेगा, ठीक है ना। तो ये भी फिर इसकी जो 70,000 उसको देना है और 70,000 की ये चीज़ ली है, वो तो आपस में क्रॉस हो जाएंगी, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो बैलेंस आप देंगे ना 30,000, सिर्फ उसकी एंट्री बनाई जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ इसके अंदर, कि अगर सपोज करो कोई भी लेनदार आपकी कोई संपत्ति फर्म की लेने को तैयार हो जाता है, तो जितने की वो निपटारा होगा वो तो आपस में क्रॉस हो गई। उसने 1 लाख के 2 हिस्से कर लो, 1 लाख के आप 2 हिस्से कर लो, 70,000 और 30,000। 70,000 के बदले में तो हमने उसको 70,000 का माल दे दिया, इसकी एंट्री तो दिखाने की जरूरत नहीं। जो 30,000 हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना उसको, सिर्फ उसकी एंट्री होगी, वो भी रियलाइजेशन के अंदर ही होगी, उसको पेमेंट कर दी जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हुआ एसेट की रियलाइजेशन के बारे में, तो ये माना जाता है कि एसेट हैज़ नॉट रियलाइज्ड एनी अमाउंट। मतलब आपको सारा कुछ क्वेश्चन में बताया होगा, ये संपत्ति इतने में बिकी, ये मार्केट में बिकी, ये पार्टनर ने खरीदी, ये क्रेडिटर ने ली, हर चीज़ बताई होगी। और अगर बाय चांस नहीं बताई हुई तो आपने उस एसेट का कुछ करना ही नहीं है, उसको बेच के दिखाना ही नहीं है, ये चीज़ इसमें मेंशन है, ठीक है। उसके बाद अगला, ये तो था एसेट बेची गई। उसके बाद आप साथ के साथ क्या करेंगे, लायबिलिटीज़ की पेमेंट करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज़ की। अगला स्टेप रहेगा, एसेट को बेच के पैसा आ चुका है, सारी एसेट्स चली गई, उसी पैसे से सबसे नंबर 1 पे आपने बाहर की लायबिलिटी पे करनी है, ठीक है। और लायबिलिटी के बारे में एक बात कहूँ तो लायबिलिटी रिकॉर्डेड भी हो सकती है और अनरिकॉर्डेड भी हो सकती है। रिकॉर्डेड मतलब बुक्स में है, बुक्स में लिखी हुई है, और हो सकता है ऐसी हो जिसके बारे में पहले पता ही ना हो, बुक में लिखी ना हो और अब देनी पड़ जाए, तो देनी तो पड़ेगी वो भी। तो जब लायबिलिटी की पेमेंट की जाएगी, अगर कैश में की जा रही है तो रियलाइजेशन टू कैश। अगर आपको याद हो तो नॉर्मली अगर हम किसी को पे करते थे, जैसे रमेश नाम के व्यक्ति को कैश देते थे, तो हम एंट्री बनाते थे रमेश रिसीवर है, रमेश टू कैश, यही बनाते थे ना, +1 में सीखा था। रिसीवर है वो डेबिट कर दिया। अब वो जो क्रेडिटर है आपका रमेश नाम का, वो रियलाइजेशन के अंदर है, क्योंकि हम उसको पहले ही उसके अंदर डाल चुके हैं, सारी लायबिलिटीज़ डाल चुके हैं। तो यहाँ पे रमेश की जगह हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, रियलाइजेशन। यानी एसेट और लायबिलिटी का अपना नाम खत्म हो चुका है। जहाँ पे एसेट और लायबिलिटी का नाम आता था, वहाँ पे हमने नाम किसका लिखना है, रियलाइजेशन का नाम लिखना है। तो एंट्री हो गई रियलाइजेशन टू कैश। और सपोज करो अगर कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी लेने को तैयार हो जाता है, कोई पार्टनर ही ABC में से कोई कह देता है कि मैंने लेनी है, ये जिम्मेवारी मैं पे कर दूंगा, चलो उसको, ठीक है ना। तो फर्म का काम तो आसान हो गया, फर्म के पास से कैश और बैंक नहीं जाएगी, वो पार्टनर पे कर देगा। रियलाइजेशन टू पार्टनर, ब्रैकेट में आप जो नरेशन है, नरेशन में तो आप मेंशन करेंगे कि इस पार्टनर ने लायबिलिटी पे करी है, ठीक है। तो अभी तक हमारे 4 स्टेप हुए हैं। पहला स्टेप में हमने एसेट्स को ट्रांसफ़र किया, सेकंड में लायबिलिटी को ट्रांसफ़र किया, तीसरे में एसेट्स को बेचा, अब चौथे में हमने लायबिलिटीज़ का भी भुगतान कर दिया। शायद इसके बारे में थोड़ा सा और है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हुआ लायबिलिटी के बारे में, तो आपको फुल पेमेंट करनी है। वैसे तो आपको क्वेश्चन में हर लायबिलिटी के साथ बताया रहेगा, जैसे क्रेडिटर 50,000 के हैं मान लेते हैं, आप इसको 45,000 देगी फर्म, मतलब बता दिया ना। पर अगर कुछ ना बताए तो आपको पूरे के पूरे 50 की पेमेंट करके दिखानी है, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम 5th पॉइंट की तरफ। 5th पॉइंट में क्या होगा, अब 5th पॉइंट में क्या है बेटा, 5th पॉइंट में आपने जो भी ये सारा काम हो रहा है वसूली खाते के अंदर,
रियलाइजेशन के खर्चे भी तो होंगे, ये सारा काम करने के भी तो खर्चे होंगे, जो व्यक्ति आएगा ये सब काम करेगा, और कोई स्टेशनरी का खर्चा है, कागजों का खर्चा, और भी कई खर्चे होंगे, उसको नाम देते हैं हम रियलाइजेशन के खर्चे, वसूली के खर्चे। इन खर्चों के लिए भी पेमेंट करनी पड़ेगी फर्म को। तो इनकी हमने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं। पहली है, अगर फर्म पे करती है, फर्म जो पूरी फर्म है अगर खर्चों को फर्म पे करती है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ही करेगी, जैसे लायबिलिटी की तरह, जैसे लायबिलिटी की पेमेंट होती है वैसे इसकी पेमेंट करती जाएगी। और सपोज कीजिए अगर कोई रियलाइजेशन के खर्चे जो है कोई पार्टनर पे करता है बिहाफ ऑफ द फर्म, वो फर्म को कहता है कि चलो अभी मैं कर देता हूँ, बाद में आप मुझे दे देना। बिहाफ ऑफ द फर्म का मतलब ये कि फर्म के बिहाफ पे, तो उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश और बैंक की जगह पार्टनर का नाम लिख दिया जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, थर्ड, जब फर्म एग्री टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू पार्टनर टुवर्ड्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड पार्टनर हैज़ टू बियर द एक्सपेंसेस। फर्म ने शुरू से ही किसी पार्टनर को ये कह दिया कि मैं तेरे को अभी एक इकट्ठा पैसा दे रही हूँ, फिक्स्ड अमाउंट दे रही हूँ, जो भी खर्चे होंगे ना वो तू देख लियो, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या, पार्टनर को पे करने पड़ेंगे, वो उसकी एंट्री भी सेम होगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फोर्थ क्या सिचुएशन हो सकती है, जब खर्चे जो हैं वो पार्टनर को पे करने थे, लेकिन करने पार्टनर को थे लेकिन पार्टनर ने किए नहीं, कहने के बाद भी तो फर्म ने पे किए, तो एंट्री उसकी थोड़ी अलग हो जाएगी, उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। फर्म ये मानेगी कि मैंने तो उस पार्टनर को पे करने हैं, क्योंकि जिम्मेवारी तो उसकी थी पर पे मुझे करना पड़ रहा है, तो यहाँ एंट्री आपकी होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है इनमें से, वो आपको बता रखी होगी जो भी सिचुएशन होगी। इस तरह से इन खर्चों की पेमेंट की जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आपके 5 पॉइंट्स हो चुके हैं। 6th पॉइंट में आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट अब बनना शुरू हुआ था आपका, जिसमें 4 स्टेप पे पहुंच चुके हैं, 5 स्टेप हो चुके हैं। 6ठे स्टेप पे हम अपने अकाउंट को बंद करना है, ठीक है। बंद करने पे अगर तो आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है डेबिट साइड से, जहाँ पे एसेट्स को बेचा गया है और पैसा आया है, अगर वो साइड ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट होगा, उसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, लॉस भी तो हो सकता है लायबिलिटी का भुगतान ज़्यादा करना पड़ गया हो, एसेट्स कम पड़ गई हो तो लॉस होगा, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपकी रिवर्स एंट्रियाँ होती हैं। तो अब इसके बाद देखेंगे कि अकाउंट बनता कैसे है। अब हमने सारे स्टेप देख लिए, अब हम इसका परफॉर्मेट देखेंगे। ये है रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, परफॉर्मा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। आपका सबसे पहला स्टेप याद करो आप, सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या बताया था, सभी एसेट्स के अकाउंट आप क्लोज करते हो, सभी एसेट्स इसमें डालते हो, डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, ठीक है। एक्सेप्ट, ब्रैकेट में लिख दिया उसने, एक्सेप्ट कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट, ये मैंने बताया था ना कैश को करना है, ना बैंक को करना है, ना फिक्टिशियस एसेट्स को करना है, इन सबको छोड़ देना है, बाकी सारी एसेट्स। फिर दूसरे स्टेप पे क्या बताया था, सारी लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करना है। लायबिलिटी में भी बताया था कि सिर्फ थर्ड पार्टी की लायबिलिटी ट्रांसफ़र करनी है, और रिजर्व वगैरह, पीएल बैलेंस वगैरह इनको ट्रांसफ़र नहीं करना, उसने ब्रैकेट में लिख दिया। 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप ये था ऑल एसेट ट्रांसफ़र, सेकंड स्टेप सारी लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र। और जितनी एसेट्स के ऊपर अगर प्रोविज़न है तो वो प्रोविज़न भी ट्रांसफ़र हो जाता है बाय साइड, ठीक है। ये 2 स्टेप के अंदर ही आ रहा है ये। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या था बेटा, तीसरे स्टेप में था कि आपकी जो एसेट्स हैं जो आपने ट्रांसफ़र करी हैं उसको बेचना था, मार्केट में जाके बेचना था या पार्टनर ने खरीदना था, कोई भी एक चीज़ हो सकती थी। तो देखिए, अगर तो मार्केट में बिकेगी कैश या बैंक बैलेंस आएगा, यहाँ बायो बैंक और कैश अगर एसेट बेची गई हैं, ठीक है। और ये थी अगर रिकॉर्डेड एसेट है, मतलब पैसे लिखी हुई है बुक के अंदर और एसेट, और आपने ट्रांसफ़र भी करी हुई है और बिक गई है। और ऐसा भी हो सकता है कोई एसेट ऐसी हो जो लिखी ना हो और बिक गई हो और पैसा आ गया हो, तो उससे भी जो पैसा आएगा वो भी आपका लिख लिया जाएगा, चाहे वो एसेट लिखी हुई है चाहे नहीं लिखी हो। अगर पैसा दे रही है तो वो अपने क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। ये आपका था। इसके साथ ही एक चीज़ और भी थी कि अगर पार्टनर टेक ओवर करता है, वो शायद नेक्स्ट पेज पे है। इसके साथ इससे अगला पॉइंट था लायबिलिटी की पेमेंट करने का। वो क्या होता है, लायबिलिटी की पेमेंट टू बैंक, जो भी लायबिलिटी पे करेंगे चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, और जो एक्सपेंसेस थे रियलाइजेशन के पे करने हैं वो भी डेबिट में आएंगे, ठीक है। इसका अगला आगे का पार्ट इसमें अगले पेज पे है, ठीक है। देखो फिर अगर यहाँ पे अगर एसेट पार्टनर ने टेक ओवर कर ली है, जैसे कैश में भी की है तो बाय कैश आना है, अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया है तो बाय पार्टनर कैपिटल आना है। ऐसे ही लायबिलिटी की पेमेंट अगर किसी पार्टनर ने करी है तो यहाँ पे टू पार्टनर आना है, ठीक है। अगर टोटल ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड का तो पार्टनर में बांट दिया जाएगा एज ए प्रॉफिट, और अगर डेबिट का ज़्यादा आ रहा है तो भी पार्टनर में बांट दिया जाएगा एज ए लॉस। तो इस तरह से आपका एक पॉइंट कंप्लीट हुआ रियलाइजेशन अकाउंट।